बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, हमारी डाइट, हमारी खुराक ये इस्टेब्लिश करती है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होगा। क्यों? क्योंकि हम किस किस्म का खाना खाते हैं, किस किस्म की चीज़ें अपने सिस्टम में डालते हैं, वो हमें उस लेवल की एनर्जी देती हैं और फिर उस हिसाब से हमारे अंदर, जैसे कि मैंने कहा कि एनर्जी लेवल, आप कितने एक्टिव हैं, कितनी भाग दौड़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी डाइट से कनेक्टेड होती हैं। अब तो अगर आप वेट लॉस के डिफरेंट एक्सपर्ट से बात करें तो हर बंदा यही कहता है कि अगर आपने वज़न कम करना है या अपने वज़न को मेंटेन करना है तो 70% गेम आपकी है आपकी डाइट, 20% यानी कि 20% है आपकी एक्चुअल फिज़िकल एक्टिविटी विच इज़ एक्सरसाइज वगैरह, एंड 10% है आपकी नींद कितनी पूरी होती है, उसके अलावा आप कितना पानी पीते हैं, ये सारी चीज़ें। सो अगर आपकी डाइट इतना मैटर करती है कि आपकी हेल्थ का 70% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खाने पे पड़ जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, रोटी, चावल, चीनी ज़्यादातर किसी भी डाइट, जब डाइटिंग कर रहे होते हैं तो उससे निकाल दी जाती है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं। चीनी नहीं, क्योंकि उसको लोग वाइट पॉइज़न भी कहते हैं, लेकिन अगर आप शहद का इस्तेमाल करना चाहें, शक्कर का इस्तेमाल करना चाहें, गुड़ का इस्तेमाल करना चाहें, स्टीविया एक प्लांट है और उसका डेरिवेटिव होता है जो स्वीटनर होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिठास दे देती हैं। लेकिन रोटी हो गई, अगर आप चक्की के आटे की रोटी बनवाते हैं और उसके अंदर आप थोड़े से ग्रेन्स और ऐड कर लेते हैं, जैसे कुछ लोग जो हैं उसके अंदर मकई का आटा भी मिक्स कर देते हैं, कुछ लोग थोड़ी सी सूजी ऐड कर देते हैं रोटी के अंदर ताकि थोड़ी सी फिलिंग भी हो जाए, तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। किसी भी चीज़ को आप हेल्दियर ऑप्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। चावलों का भी लोग पहले ब्राउन राइस की बहुत बात करते थे, ब्राउन हो, वाइट राइस हो, अगर आप चावल उबाल के उसका पानी एक दफ़ा निकाल के फिर उनको दम पे डालते हैं तो उसका बेनिफिट फिर ये होता है कि उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा स्टार्च होती है वो निकल जाती है, तो वो हेल्दियर चावल बन जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फल और सब्जियां तो हम हमेशा आपसे बात करते हैं कि फलों का भी इस्तेमाल करें, सब्जियों का भी, और आजकल तो आप देखें कि इतने फल इन सीज़न हैं। आड़ू हो गया, जामुन हो गए, आम हो गया, केले, सेब, ये तो खैर इन सीज़न हर वक्त ही होते हैं। मैं भी देख रही थी कि शरीफा भी इन सीज़न आया हुआ है, चीकू भी सीज़न में है, खुबानी, आलू बुखारा। कौन सा फल है जो आजकल अवेलेबल नहीं है? इतने अमेजिंग फ्रूट्स अवेलेबल हैं, हमें उनको खाना चाहिए और एटलीस्ट दिन में 2 या 3 फल तो हमें खाने चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर रोज़ बैठ के 3 आम इंसान खा ले। एक आपने छोटा मैंगो खा लिया, आपने सेब खा लिया, साथ में आपने 2 खुबानियाँ खा ली, ये एक बड़ा हेल्दी ऑप्शन है। एक तो आपका पेट भी भर जाता है, आपके मीठे की क्रेविंग भी पूरी हो जाती है और उसके साथ साथ आपके सिस्टम में फ़ाइबर जाता है, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, मल्टीविटामिन्स जाते हैं, ये सारी आपको बेनिफिट्स देता है। सब्जियों की भी वही वाली बात है, इतनी सब्जियां आजकल इन सीज़न हैं, चाहे आपने करेले बनाने हैं, बैंगन बनाने हैं, मतलब देयर इज़ सो मैनी थिंग्स अवेलेबल आजकल, तो हमें उनको यूज़ भी करना चाहिए और अपनी डेली लाइफ के अंदर उनकी यूटिलाइजेशन करनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभार अच्छा चलो आज सब्ज़ी बना लेते हैं, हर रोज़ घर में सब्ज़ी तो बननी ही चाहिए। और बहुत से लोग जो हैं जो सब्ज़ी के ज़्यादा शौकीन होते हैं वो गोश्त के साथ भी सब्ज़ी बना लेते हैं, जिस तरह मटर कीमा बना लिया, आलू गोश्त बना लिया, गोभी गोश्त बना लिया, चुकंदर गोश्त बहुत लोग पसंद करते हैं। सो बहुत से ऑप्शंस हैं और ऑफ कोर्स प्रोटीन भी एक सर्टेन मिकदार में हमारे सिस्टम के लिए ज़रूरी है, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा गोश्त खाएंगे उतना ही अच्छा है। देखिए, गोश्त की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, एक मिकदार आपने गोश्त की लेनी है, एक मिकदार आपने फल और सब्जियों की लेनी है, फिर आपने ग्रेन्स लेने हैं जिनमें चावल हो गए, मतलब आटा हो गया। कोशिश करें कि आटे का इस्तेमाल करें, मैदे का ना करें। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बोहाइड्रेट की आपको क्रेविंग हो रही है तो मकई खा लें। आजकल आप देख रहे होंगे कि लाहौर में तो हमें नज़र आ रहा है कि सिट्टे जो हैं वो उसके ऊपर वो जो रेत के अंदर डाल के वार्म करके देते हैं, उस पर फिर आपको नींबू वगैरह लगा के देते हैं। सो जिसको भुट्टा भी कहते हैं, तो सिट्टे बड़े ईज़िली अवेलेबल हैं, कॉर्न ऑन द कॉब जिसको अंग्रेज़ी में भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चिप्स और हैवी चीज़ें, समोसे, पकौड़े खाने की जगह अगर आप मकई खा लेते हैं तो वो फिर भी एक बेहतर ऑप्शन है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्नैकिंग भी करें, मीठा भी खाएं, सारी चीज़ें करें, लेकिन मुनासिब मिकदार से करें। कोई भी चीज़ जब हम अपनी डाइट से 100% निकाल देते हैं या ज़्यादातर निकाल देते हैं, बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो कोशिश करें कि एक अच्छी खुराक
का इंतखाब करें। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, अच्छी खुराक का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत जो हैं वो महंगी और एक्सपेंसिव चीज़ें लेके आएँ। दालें, अब दालें हमारे लिए इतनी हेल्दी हैं। लोबिया, लाल लोबिया जो है, सफ़ेद लोबिया, उसका आप सैलेड बना लें। उसको बहुत, हमारे घर में तो बहुत शौक़ से लोबिया का सालन, लाल लोबिया का सालन बनता है, जिसके अंदर हम खट्टा भी डालते हैं। मुँह में पानी आ गया, बहुत ही मज़े का होता है और उसमें प्रोटीन की भी मिक़दार काफ़ी होती है। सो द पॉइंट इज़, ये नहीं है कि सिर्फ आपने गोश्त ही ख़रीदना है, मटन लेना है, बीफ लेना है, चिकन लेना है। आप और भी चीज़ों का इंतखाब करें, उनको सेलेक्ट करें। अब जैसे कि सी फूड है, देखिए मछली, प्रॉन्स, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मीट की अगर बात करें तो कलेजी वेरी हेल्दी, लेकिन वो ये है कि फ़्रेश लें और उसी वक्त खाएं। ज़रूरी नहीं है, और बाय द वे कलेजी तो आपके हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाती है, यानी कि आपको आयरन भी देती है अगर आपके अंदर अनीमिया की प्रॉब्लम है। देखिए यू डोंट, अब मेरे घर में ऐसे भी होता है कि हम लोग बनाते हैं कलेजी और पोटे का सालन, इतना मज़े का बनता है, और वो आप रोटी के साथ इंजॉय करें या बाय इटसेल्फ उसके ऊपर नींबू निचोड़ के कांटे के साथ खाएं। सो हर वक्त मुरगन ग़िज़ाएँ और हैवी चीज़ें। अब पाए आपके लिए इतने अच्छे हैं क्योंकि जब आप उसको पकाते हैं तो उसमें से कोलेजन निकलता है, उसमें से वो जो जेली टाइप, जो चिप वाली जो फील आती है ना पाए में से, जब आप उसको पकाते हैं अच्छी तरीके से, तो उसको खाने से आपकी हड्डियाँ और मजबूत होती हैं, आपके सिस्टम में कोलेजन बनता है। तो आजकल जो कोलेजन की कैप्सूल्स ख़वातीन ले रही हैं, आप हफ्ते में एक दफ़ा पाए खाएँ। अब ज़रूरी नहीं है कि वो पाए आप 4 कुलचों के साथ खाएँ ना, या 4 नान के साथ खाएँ, आप आधी रोटी के साथ या 1 रोटी के साथ भी पाए खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अनहेल्दी ऑप्शन की तरफ ही जाएं। सो हर चीज़ खाएं, इंजॉय करें। मुझे लोग कहते हैं, वो तुम तो अब निहारियाँ और अपने पाए वगैरह नहीं खाती होगी। मेरी टीम गवाह है इस बात की। अभी जिस तरह अभी भी शो करने से पहले व्यूअर्स नाश्ता किया, नान चने खा के आई हूँ। अब बाकी दिन मैं अपनी डाइट को हेल्दी रखूँगी। आज दिल चाह रहा था नान चने खाने का, तो खा लिए। अब मैंने अपनी एक्सरसाइज का भी ख्याल रखना है, उसके अलावा जो बाकी घर के मेरे काम शाम है वो भी मैंने देखने हैं, और उसके बाद बाकी के दिन अब मैं हेल्दियर ऑप्शंस की तरफ जाऊंगी। क्या, फ्रूट्स खाऊंगी, वेजिटेबल्स खाऊंगी, सैलेड खा लूँगी लंच में, रात को एक छोटा टिक्का या सीख कबाब खा लूँगी। तो एक अगर मैंने थोड़ी सी अनहेल्दी चीज़ खा ली तो बाकी मैंने हेल्दी ऑप्शंस की तरफ चली गई। सो पॉइंट ये है कि लेट्स लीड अ हेल्दी लाइफ एंड अ फ्रूटफुल लाइफ। और फ्रूटफुल की जहाँ बात कर रहे हैं, तो आज ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जिन फ्रूट्स की, बल्कि वो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करूँगी। पहले ज़रा किचन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज किचन में क्या बन रहा है। शेफ़ कोमल मलिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है कोमल? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा कोमल, ये बताइए कि आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ चिकन जलफ्रेज़ी बना रही हूँ और साथ बॉइल्ड राइस। अब यहाँ पे मैं आके एक चीज़ व्यूअर्स आपको दिखाना चाहती हूँ। अब ये देखें, जलफ्रेज़ी में शिमला मिर्च भी डलनी है, टमाटर भी डलेगा, प्याज भी डलेगा। अब ये देखें ना, ये सारी फ्रूट्स, ये सारे वेजिटेबल्स इसके अंदर डलेंगे, और ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं होंगे। ये इसलिए ओवर कुक नहीं होंगे क्योंकि अब ये देखें ना, शिमला मिर्च अगर आप, बिकॉज एंड में ही आप डालते हैं ना, उसको टॉस ही करते हैं। उसके अलावा इसमें लहसुन अदरक भी डलेगा। लहसुन अदरक के अपने बड़े बेनिफिट्स हैं। गार्लिक और जिंजर कहते हैं कि एक तरह से सिस्टम के लिए एक नेचुरल एंटीबायोटिक भी होता है। सो जब भी खाना बनाए, और बाय द वे इसमें अंडे भी डलेंगे, चिकन भी डलेगा, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके एक हेल्दी मील बन जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको राइस के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, आप बाय इटसेल्फ भी खा सकते हैं। और अगर खा ही रहे हैं रोटी के साथ तो हाफ रोटी खा लें, या 1 कप चावल उबलने के बाद, अगर, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने चावल अगर आप अपने बोल में डाल लें। अच्छा, जैसे कि ये मेरे पास इस शेप का बोल है, इस शेप के बोल के अंदर आप उबले हुए चावल डालें, उसको पैट करें अंदर करके बॉइल्ड राइस, और वो आप अपनी प्लेट के अंदर डाल लें। ये आपने इतने चावल खाने हैं, इससे ज़्यादा आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? एक एडल्ट के लिए, बच्चे उससे भी कम खाते हैं, बट बड़ों के लिए एक इतना बोल अगर आप चावलों का बॉइल्ड उबलने के बाद खाएं तो वो एक बड़ा ही हेल्दी ऑप्शन है। चावल बुरे नहीं है, मिकदार आप कितनी खाते हैं वो प्रॉब्लम है। सो रेसिपी की तरफ, रेसिपी के लिए मैं बता देती हूँ। चिकन जलफ्रेज़ी के लिए हमें चाहिए चिकन बोनलेस, आधा किलो अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, तेल 1 कप, अंडा 2 अदद, सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच, टमाटर बॉक्स कट 1 अदद, प्याज बॉक्स कट 1 अदद, शिमला मिर्च बॉक्स कट 1 अदद, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, टमाटर का पेस्ट 3 खाने के चम्मच,
केचप 3 खाने के चम्मच। इसमें आप इस तरह है कि आप इसमें बोनलेस जो चिकन है उसको आप जूलियन कट, जो स्ट्रिप्स कट होता है ना, उस तरह कर लें। आप ऑयल लेके इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा फ्राई करके 1 से 2 मिनट के लिए उसके अंदर चिकन डाल लें। चिकन को फ्राई करके और इसको 5 से 7 मिनट आपने पकाना है। पकाने के बाद हल्की आंच पे पकाने के बाद आपने इसके अंदर जो सा मसाला जार डाल लेना, जिसमें सुरख मिर्च, हल्दी, नमक एज़ यूजुअल जो हमारी हांडियों में डलता है, और उसमें सूखा धनिया और सूखा क्या कहते हैं ज़ीरा पाउडर, ये दोनों जो पाउडर्स हैं इनको डाल के इसको फिर आपने हल्की आंच में रख देना है। और आपने जो अंडे हैं उनको फेंट के पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पिंच ऑफ काली मिर्च डाल के इसको फेंट के एक जगह पे फ्राई कर लेना है। अब इसके बाद जब आपका चिकन अच्छी तरह हो जाए उसके बाद आपने इसके अंदर सब्जियां डालनी है। जब आप सब्जियां डालें तो कोशिश करें उसकी तेज़ आंच हो ताकि वो गल ना जाए, बस सिर्फ सॉटे करनी है। और उसके ऊपर हम लोगों ने केचप और सोया सॉस और सिरका डाल के और सिर्फ 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करनी है, डेट्स इट। और अगर आपके पास केचप नहीं है तो आप इसमें चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, मीठा एलिमेंट इसमें होना लाजमी है। अगर आपके पास केचप नहीं, इन केस, तो आप चीनी का 1 से 1.5 भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप स्वीट स्वीट होना चाहिए, डेट्स इट। और इसको मैं बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करूँगी। वंडरफुल। और बहुत से लोग चिकन जलफ्रेजी को जो है वो एग फ्राइड राइस के साथ भी सर्व करते हैं, बट व्यूअर्स अगेन वो टू मच हो जाता है। उसमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपने आगे से राइस में डाली हैं। हाँ, आपने वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाने हैं, वो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। उसमें हमने गाजर डाल ली, थोड़ी सी आपने बंद गोभी डाल ली, थोड़ी सी आपने वेजिटेबल्स उसमें भी राइस में भी डाल दी ताकि बच्चे खा लें, क्योंकि बच्चे अक्सर अलहदा कर देते हैं सब्जियों को, बट जब वो छोटी छोटी होती हैं तो ज़रा मुश्किल होता है। खैर, जो ढीठ बच्चे होते हैं, मैंने तो मेरा बेटा जो है हसन, वो तो आप चावल, अगर आप मटर वाले चावल जो होते हैं, ज़ीरे और मटर वाले चावल, वो अगर बना के उसको दें तो एक ढेरी पड़ी होगी मटरों की और इस तरफ उसके चावल होंगे, और मैं कहूँगी मानो क्या प्रॉब्लम है, तो वो कहता है कि नो मामा आई डोंट वांट इट। अच्छा, अब वही मटर जब मैं कीमे के अंदर बना के उसको देती हूँ तो वो आराम से खा लेता है। तो बच्चों के अंदर, और अब एट द सेम टाइम फलों का वो बड़ा शौकीन है। कोई फल उस बच्चे को माशाल्लाह दे दो वो शौक से खाता है। नूर की भी यही बात है, हमजा पिकी है। तो बात ये कि हर बंदे के बच्चे और फैमिली का सेटअप फ़र्क होता है। कुछ मर्द हजरात होते हैं वो खाते ही नहीं है फल, ऐसे ही। अब उनको आप फ्रूट सैलेड बना के दे दें, राइट? सो किसी न तरीके से तो खाना है ना हेल्दी चीज़ें। सो एनीवे, लेट्स नाउ टॉक अबाउट हमारी जिन चीज़ों की हमने, ये हमारी यही रेसिपी थी ना आज की। ओके, वंडरफुल। तो आज हम बात करेंगे पीच यानी कि आड़ू और जामुन की। ये 2 फल इन सीज़न हैं, इनके बारे में बात करेंगे, इनके बारे में डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज़ैनब गोंदल ज्वाइन करेंगी, एंड एज़ यू नो हमेशा बड़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू होती है उनके साथ। तो ब्रेक के बाद उनसे आड़ू के बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे, यानी कि पीच के बेनिफिट्स, और जामुन के बेनिफिट्स, जो कम सी टाइम के लिए आता है लेकिन होता बड़ा लजीज फल है। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है बहुत ही प्यारी सी न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और फूड टेक्नोलॉजिस्ट, हमारी फेवरेट ज़ैनब गोंदल है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ैनब, अभी ब्रेक से पहले मैं यही बात व्यूअर्स से कर रही थी, हम सारी टीम की तरफ से, और ये हमारी स्पेशली हमारी कंटेंट टीम की तरफ से एक पैगाम है व्यूअर्स के लिए कि खुदा का वास्ता है हर चीज़ ना छोड़ दिया करें, या रोटियां छोड़ देते हैं या चावल छोड़ देते हैं या सारा कुछ ही छोड़ देते हैं और फिर एकदम से खाना शुरू करते हैं। और ये जो फ्लक्चुएशन बॉडी के अंदर आती है, जो बॉडी आपकी शॉक में जाती है और उससे बाहर निकलती है, उसके बड़े नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं। और कम से कम फल, सब्जियां और प्रोटीन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल, राइट? एग्जैक्टली। जितनी बीमारियां हमारी बॉडी पे हम देख रहे हैं अटैक कर रही हैं, वो इसी रीजंस की वजह से हैं कि हम ना तो फ्रूट्स खा रहे होते हैं, जैसे ही हमें लगता है कि अच्छा वजन बढ़ रहा है, सबसे पहले रोटी चावल छोड़े, फ्रूट्स छोड़े, वेजिटेबल्स छोड़े। अच्छा, मैं तो इन प्रोटीन शेक्स के बड़े खिलाफ हूँ जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गए हैं। भाई मैंने नहीं पता उनके अंदर क्या होता है। वैसे ही हम कह पागल हो गए कि पैकेज चीज़ों से हटें, पैकेज चीज़ों से हटें। जो भी चीज़ डब्बों में आती है और जिनकी लंबी लंबी एक्सपायरियाँ होती हैं उनको ना इस्तेमाल करें, उनके पता नहीं क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब आपको पता ही नहीं है उसमें है क्या, तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करके प्रोटीन शेक्स लोग पी पागल हो गए हैं। आजकल ये बार्स आई हुई हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की, लोगों ने खाने छोड़ दिए हैं, बस वो बार खा लेते हैं, प्रोटीन शेक पी लेते हैं। भाई दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है। लोग अपने वापस अब वेस्ट जो है उस चीज़ की तरफ चला के अपने टिफिन या ऑर्डर करना, या ऐसी जगहों से अपना लंच ऑर्डर कर देते हैं कि डेली उनको नई मील मिल जाती है कि फ्रेश खाना हो। बिल्कुल
सारी Fresh दुनिया वापस इस तरफ आ रही है। अब वो खानी शुरू हो गई हैं, बार्स खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। बार्स से मुराद वो जिनको कभी Nutrition प्रोटीन bars. बार्स होती हैं या न्यूट्रिशन बार्स होती हैं। देखिए ओटमील की बार या इस किस्म की हो, चलो वो फिर भी ठीक है, लेकिन पे उसके बना अंदर लें। चीनी इतनी होती है, और घर में बना लें। घर पे बना लें। ग्रेनोला इतने आराम से घर पे बन Exactly. जाता है, बिल्कुल। वो जो सीरियल की तरह लोग दूध में मिक्स करके लेते हैं। आपकी इजाजत हो तो मैं इनको एक जल्दी से एक रेसिपी शेयर बिल्कुल करूं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ग्रेनोला के अंदर मेन जो चीज़ होती है वो ओट्स होते हैं। ओट्स को उर्दू में हम क्या कहते हैं? दलिया। दलिया, राइट। तो जो दलिया जो अभी पका हुआ नहीं होता, अगर आप उसको ले लें, उसके अंदर आपने थोड़ी सी शहद उसके ऊपर आपने स्प्रिंकल कर दी, थोड़ा सा उसके अंदर आपने कोकोनट ऑयल डाल के उसको टॉस कर लिया। उसके बाद अभी आप हनी बेशक बाद में भी डाल सकते हैं, पहले ना डालें। पहले आप सिर्फ उसको थोड़ा सा उसके अंदर कोकोनट ऑयल के अंदर टॉस करें। उसमें थोड़े से आपने नट्स डाल दिए, सीड्स डाल दिए, बीज वगैरह डाल दिए, थोड़ा सा आपने उसमें तिल डाल दिए, वो जो मतलब चारों मगज कहते हैं वो डाल दिया आपने। ये सारी चीज़ें आपने उसमें डाल दी, थोड़े से फ्लैक्सीड भी आपने डाल दिए जिसको हम अलसी कहते हैं। इसको टॉस करके आपने थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ओवन में डाल दिया, वो क्रिस्पी सा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बड़ा मज़े का हो जाता है। उसके बाद बेशक आप उसके ऊपर हनी से टॉस कर लें। बहुत से लोग उसके अंदर ब्राउन शुगर डाल के भी उसको बेक कर देते हैं, तो वो बड़ा मज़े का कैरमल सा उसका टेस्ट आ जाता है। 5 to 10 मिनट्स आपने ओवन में बेक करना है कि वो जले ना, राइट। और आपकी रेडी है। और आपने उसको निकाला, वो जब जरा ठंडा हो गया अच्छी तरह से, तो आपने उसको किसी बोतल या बयाम में डाल के उसको बंद कर दिया, एयर टाइट कर दिया। आराम से आपको 2 हफ्ते वो निकाल देगा। और इतनी अच्छी चीज़ जो आपने खुद बनाई है, पता है कि उसके अंदर क्या क्या डाला है, कहाँ से आपने चीज़ें ली हैं, साफ हाथों से बनी है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद कितनी है। अब आज हमने क्योंकि आड़ू की और जामुन की बात करनी है, तो आड़ू को ही अगर ले लें, आड़ू के आपने कुछ पीसेस काटे, दही के अंदर डाले, थोड़ा सा उस पर शहद डाला, और फिर आपने ये ग्रेनोला जो है ये उसके अंदर डाल दिया। ये जो मैंने अभी आपको एक मिक्सचर बताया, इसको डाला, इसको ग्राइंड क्रश कुछ नहीं करना, एज इट इज़ क्रंची सा, इतने मज़े का एक बेहतरीन नाश्ता, और साथ एक बॉइल्ड एग खा ले तो कंप्लीट आपका ब्रेकफास्ट। बिल्कुल, प्रोटीन भी, फैट्स भी, सब कुछ आपको मिल गया और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है साथ। तो अगर हम अब फलों की तरफ आ जाए, देखिए फल अगर बाय इटसेल्फ लोग नहीं भी खाते, वैसे मुझे ज़रा ये फ़नी बात लगती है, इवन दो मैं बहुत ज़्यादा फलों की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन आपने जब से मुझे खुबानी और आलू बुखारे का कहा है, मैं डेली की प्रैक्टिस बनाती हूँ, काम पे भी साथ लेके जाती हूँ और घर पे भी मैं हमेशा होते हैं। काम पे लाके हमें भी साथ खिलाती हैं, ये सबसे मज़े की बात है। बट यू नो, जैसे आपने कहा दो खुबानियाँ और 2 आलू बुखारे अगर बंदा दिन के खा ले, साथ में आप एक सेब खा लें दिन में, तो आपकी फ्रूट की तो ज़रूरत पूरी हो जाती है। एक आम आपने खा लिया, 2 खुबानियाँ खा ली, 2 आपने वो अब आलू बुखारे खा लिए। अब जिन फलों की बात करने जा रहे हैं उनके बारे में भी जानते हैं कि कितनी मिकदार और क्या, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ व्यूअर्स ये है मिकदार। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो आपके लिए अनहेल्दी हो जाएगी, नहीं इस्तेमाल करेंगे तब भी वो अनहेल्दी हो जाएगी। बिल्कुल। चलते हैं हम अब जामुन की तरफ। अगर जामुन की बात हम कर ही रहे हैं तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वो हमारी आंखों को देखते ही बड़ा अपीलिंग कलर लगता है और दिल करता है कि हम इसको खाएं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि हमारा दिल नहीं करता, उसको खाना बड़ा अजीब सा लगता है। खाने के बाद ना मुंह कुछ सा हो जाता है जामुन। अच्छा, उसके भी मैं आगे जूस बनाने का तरीका और उसको किस तरह से खाएं वो भी बता दूं। खुद ही कहती हो जूस नहीं पीने और खाना है। जूस नहीं है, ये ब्लेंडिंग हम जो है उसकी करके सॉर्ट ऑफ स्मूदी बना रहे हैं। स्मूदी बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ना, जैसे अभी आप देख रहे हैं व्यूअर्स, अब ये भी एक जामुन की स्मूदी हम आपके साथ शेयर करें। हाँ, अब मैंने स्मूदीज को भी जूस इसलिए कहना शुरू कर दिया है कि लोगों में वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो वैसे ही ख़राब कर दो कि लोग उसको ही जूस बनाकर पिएं और उसको ही समझे कि यही पीना है बस। मेन बात यह है कि जूस आपके लिए तब सेहत के लिए अच्छा, मतलब जब आप उसका कम फायदेमंद है फल की बनिस्बत, जब आप उसको किसी ऐसी मशीन से गुजारते हैं जहाँ पे उसका सारा का सारा फाइबर अलहदा हो जाता है और सिर्फ निचोड़ के उसके अंदर से जूस निकल आता है। एग्जैक्टली। तो यानी कि आप निरी चीनी पी रहे हैं। बिल्कुल। वो आपके लिए सेहत के लिए एक पॉजिटिव चीज़ तब है जब उसका मतलब सारे के सारे चीज़ें पूरा पल्प आपने ले लिया बीज के अलावा। जामुन के फ़ायदे जो हैं वो अगर मुंह से ही शुरू किए जाएं, सबसे पहले इसमें मौजूद होता है विटामिन के, जो हमारी ब्लीडिंग गम्स के लिए, हमारी ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जिन लोगों के मुंह से स्मेल आती है बहुत ज़्यादा और वो उसको कवर अप करना चाहते हैं, अगर वो जामुन का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत हद तक उसको ठीक कर सकते हैं। जिन लोगों के मसूड़े कमज़ोर होते हैं और उनको बार बार खाने में ठंडा गर्म लगता है, जामुन एक वाहिद फल है जो उससे भी आपको ट्रीट कर सकता है। उसके बाद जामुन आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है।
जामुन अगर आप खाते हो आता कुछ टाइम के लिए, लेकिन जितना टाइम वो आता है आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है, आपकी स्किन जो है उसकी डिस्कलरेशन जैसे हम बात करते हैं हो जाती है, अक्सर बहुत कॉमन होती है, आप उसको जामुन से फुलफिल कर सकते हैं। आपकी ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको कील मुहासे जो मुंह पे निकलते हैं उससे आपको बचाता है। और उसके साथ साथ अगर जामुन की हम बात करें तो पूरा साल जो हमारी मैदे में या बॉडी में बाल चले जाते हैं, जामुन एक ऐसा फल है जो उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करा देता है। अच्छा, उसके अलावा ना सिर्फ जामुन के पत्ते और जामुन का जो बीज है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जामुन का बीज तो बड़ा ही कड़वा होता है, एक तो दफ़ा गलती से बाइट किया है तो उसका तो बड़ा अजीब सा वो। उसको बनाना जो है वो पहले आप उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, उसको बाद में जो है वो एयर में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना। अच्छा। आप उसको सुखा लें, उसके बाद आप उसको ग्राइंड करें। अगर आप उसको वो जो होता है पीसने वाला सिलबट्टा जो है उससे कर लें तो बेहतरीन है, और उसका पाउडर बना कर रख लें। आप इस पाउडर के फ़ायदे क्या होंगे, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, कम नहीं होता, वो इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए सुना है बहुत अच्छा। एग्जैक्टली डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। जो शुगर के मरीज़ हैं जिनकी इंसुलिन लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं और वो जैसे शुगर मैनेज नहीं हो रही होती, अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को स्टंट डल चुका है या हार्ट अटैक के चांसेस हैं या एक हो चुका है, अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो खुद को हार्ट अटैक से आप समझे दूसरे से बचा सकते हैं। बहुत इसका ये मतलब नहीं है कि आप तेल से मतलब मतलब ये हाँ, नहीं कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप जामुन खा रहे हैं तो आप कहें कि अब मैं जो मर्जी जो है नारियां पाए ये वो जितनी मुरगन ग़िज़ाएं वो खा लूँ। हाँ। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह आपने डाइट से खुद को बेहतर करके कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ जो आपको बेहतर कर सकती है वो आपकी ये है। नहीं, बट अब चुटकी कैसे कंज्यूम करना है? आपने इसको कंज्यूम करना ये जो है, पाउडर जामुन के बीजों का पाउडर है, सुबह नाश्ते के साथ आप इसको ले सकते हैं। बिल्कुल टिप जो होती है आपकी टीस्पून की, एक पिंच जिसको हम कहेंगे, एक चुटकी आपने वो कंज्यूम करनी है पानी के साथ। पानी पी लेना। हाँ एग्जैक्टली, वो पी ले, बेहतरीन है। अब जिन लोगों को ये भी नहीं खाना, जामुन भी नहीं खाने, वो जामुन के पत्ते सिंपल लें, उसको पानी में बॉईल करें, उसका पानी निकाल लें और पानी जो है उसका कंज्यूम कर लें कावे की तरह। वो भी आपको शुगर से बहुत अच्छा बचा सकता है और आपके फ़ायदे। अच्छा, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि आपकी जिस फ्रूट का जो फ़ायदा है ना, वो उसके बीज का भी है, उसके पत्तों का भी है और उसकी बार्क का भी। अगर पूरा सीज़न जामुन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जामुन सिर्फ 1.5 से 2 महीने के लिए आता है फिर चला जाता है, तो आप उसके पत्तों का इस्तेमाल करते रहें, उसकी जो आपने गुठली का बनाया है उसको इस्तेमाल कर लें। अच्छा, जो हम सारा साल कहते हैं डिटॉक्स वाटर, हमने बॉडी को डिटॉक्स करना है, जामुन खाली खाने से और किसी आपको डिटॉक्स की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही से आपका खून साफ़ कर देता है। आपने ये नोटिस किया है कि जामुन आता ही सॉर्ट ऑफ मानसून और बहुत ज़्यादा गर्मी में है, जिस टाइम पे लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी के दाने बन रहे होते हैं, पिंपल्स निकल रहे होते हैं, खाने में नमक बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, खाना खाने का दिल नहीं कर रहा होता, जामुन आके उन सभी चीज़ों को कवर अप करता है। और अगर आप दिन में एक बार भी इसको कंज्यूम कर लेते हैं तो वो बड़ा फ़ायदेमंद है। अब जो स्मूदी कह रही थी मैं, हाँ, जामुन को पील कर लें, उसको एक जग में डालें, तकरीबन 10 से 12 जामुन जो है वो डाल लें, उसके अंदर 4 से 5 पुदीने के पत्ते डाल लें, थोड़ा सा उसके अंदर गुड़ डालें और उसको ब्लेंड करके आप एज इट इज़ पिएंगे। कोई इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपने इसमें कुछ और प्रिजर्वेटिव्स और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत मज़े का बनता है। जिन लोगों में HB की बहुत ज़्यादा लेवल्स कम हो जाते हैं, वो इस जूस का अगर इस्तेमाल करते हैं या जामुन खाली का इस्तेमाल भी करते हैं तो वो अपने HB के लेवल्स को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जिन बच्चों में हम अक्सर देखते हैं कि फेस पीला हो रहा है, खून कम है, हम अक्सर कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी, हमने सिर्फ दूध नहीं पीता, नाखूनों में इसलिए निशान है, अगर हम जामुन भी देते हैं हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। सो बेसिकली जामुन हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, हमारी मेमोरी को भी बूस्ट करता है, स्किन को फ्रेश रखता है, खून को साफ़ करता है, उसके साथ साथ आपको ऑब्वियसली आपका खून साफ़ होगा तो इन्फेक्शंस से भी आपको महफूज रखेगा। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है और जामुन इम्यूनिटी, कॉन्स्टिपेशन, अनीमिया एंड नोजिया को भी ट्रीट करने में ये अनीमिया को कैसे ट्रीट, इसमें आयरन होता है बहुत ज़्यादा। यस, जैसे मैंने कहा कि HB के लेवल्स को कवर अप कर रहा होता है, तो आपकी खून की जो डेफिशिएंसी होती है ये उसको कवर अप करता है। एनीमिया बेसिकली होता ये है खून की कमी का हो जाना आपकी बॉडी में। आपने HB के लेवल्स जब आपने मेंटेन कर लिए हैं तो खून आपका ऑलरेडी प्योर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर क्वान्टिटी में और क्वालिटी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं अगर आप जामुन का इस्तेमाल करते हैं तो। ओके, अब आड़ू की तरफ आए। बिल्कुल, पीच जिसको हम कहते हैं। जी, पीच की अगर हम बात करें, अच्छा मेरे फेवरेट फलों में से एक नहीं है। हाँ।
मुझे कभी भी आड़ू का टेस्ट नहीं पसंद आया, और मुझे हमेशा मेरी फ्रेंड्स यही कहती हैं कि जुगन पीच ज़रूर खाना चाहिए। और मामा भी, मतलब एक ऐसा फल है जो घर में आया भी बहुत कम आई थिंक, और यही वाली चीज़ का मुझे अफसोस होता है कि जबकि इतना लोग इतना एंजॉय करते हैं आड़ू को, तो और उसकी डिज़र्ट्स भी बड़ी अच्छी बनती हैं, मतलब पीच पाए बनता है, पीच ट्राइफल्स भी बनती हैं, उसके अलावा टार्ट्स बनते हैं, टार्ट्स बनते हैं, पीच क्रम्बल बहुत मज़े का बनता है। तो ये तो मतलब पीच, ये देखें ना, बहुत सी डिज़र्ट्स भी हम आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं साथ साथ, कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बनती आड़ू से। तो बात ये कि चाहे आप आड़ू और आड़ू की स्मूदी भी बड़े मज़े की बनती है, बड़ा मज़ा आता है उसका। बट बाय इटसेल्फ मुझे आड़ू खाना बड़ा मुश्किल लगता है। आड़ू का अगर एक ऐसा फ़ायदा बताऊं जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, औरतों में ये यूट्रस को टाइट रखने में और उसको हेल्दी रखने में, साफ रखने में बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि गायनी के मसाइल के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सुना है कि पीसीओएस के लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, पीसीओएस के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसका जो छिलका है उसको मैं हमेशा ये कहती हूँ अच्छे से साफ कर लें, उसको उतारे नहीं। हाँ, ज़रूरत नहीं है उसको उतारने की। लेकिन मैक्सिमम सेब की तरह होता है वो, मैंने देखा है वो उतार के उसको खाते हैं। लोग सेब का उतार के खाते हैं, जिसका पूरा फाइबर जो है वो इतना अच्छा आप उसने वेस्ट कर दिए। अच्छा, लोग जो है ना वो बाज़ार से जाके कॉन्स्टिपेशन रिमूव करने के लिए ड्रॉप्स खरीदेंगे, मेडिसिन खरीदेंगे, लेकिन जो फ्रूट्स आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक कर सकते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आप थोड़ा सा इमली का पल्प जो है, जिसको हम जो खट्टा पानी जो बनाते हैं उसमें गोलगप्पों के लिए, अब ये नहीं कि वो बाहर से जाके आप लें, आप घर पे बड़े आराम से जीरे वगैरह के साथ बना सकते हैं। अगर इमली और आलू बुखारे का आप थोड़ा सा जूस पी लें, तो बहुत अच्छा, उससे आपका पेट वैसे ही साफ हो जाता है, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती जाके कोई दवाइयाँ लेने की कॉन्स्टिपेशन। और इमली सिर्फ आपका जो है वो कॉन्स्टिपेशन ट्रीट नहीं करती, वो बल्कि आपका ब्लड प्योर करती है। और आपके जितने लोगों को हो रहा होता है कि जी गर्मी में दाने निकल रहे हैं, पिंपल्स, इतना कॉमन ये इशू आ रहा है आजकल में, जितने पेशेंट्स मेरे पास लड़कियां लड़के सब यही बात कर रहे हैं कि एक तो जहाँ खारिश की वहाँ दाने बन गए, फेस पे इतने पिंपल्स बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका ब्लड साफ करने में, आपको दानों से बचाने में बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, सो पीच के मज़ीद और फ़वाइद की बात करते हैं। सुना है कि एंटी कैंसरस भी है। पीच बहुत ज़्यादा एंटी कैंसरस है, क्योंकि आम फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो एक या दो तरह के मौजूद होते हैं। इसके अंदर 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स डिफरेंट मौजूद हैं जो कि आपको कैंसर से बचा रहे होते हैं। और उससे ज़्यादा अच्छा, एक चीज़ मैं जो बताना चाहूँगी कि पीच बहुत ज़्यादा जो हामला ख़वातीन हैं वो इस्तेमाल ना करें। हफ्ते में मैक्सिमम 2 बार, इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। तो इसलिए बेहतर है कि हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बाकी जो शुगर पेशेंट्स हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीनी नहीं होती। अब आड़ू की हमारे पास 2 से 3 तरह की इकसाम जो है वो अवेलेबल होती है। एक तो जो बहुत रेडिश सा होता है, एक जो थोड़ा येलो सा होता है, और एक जिसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं। अब जो कच्चा आड़ू होता है, जिसको हम अक्सर लोगों को पसंद होता है कि ज़रा वो खटा खटा तुर्श उसका आ रहा होता है फ्लेवर, वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है लोगों को, तो उसको अच्छा तो वो होता है, फ़ायदे भी वो दे रहा होता है। लेकिन जो पका हुआ आड़ू आपको फ़ायदे दे रहा होता है, वो कच्चा आड़ू आपको कभी भी नहीं दे सकता। मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है, उनमें ये मसला, मैं मसला ही कहूँगी, कच्चा अमरूद खाना है, कच्चा आम खाना है, कच्चे जो है वो, हाँ देखे मसला सामने आ गया ना, बैठा हुआ है कि पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि वो कच्चा जो टेस्ट खट्टा खट्टा जो होता है। लेकिन बात ये कि जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो तो आपको पके फल से मिलते हैं। बिल्कुल, पके हुए फल से मिलते हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा पके हुए की तरफ भी ना जाएं, नॉर्मल मॉडरेट जो है आप वो ले लें। और उससे ज़्यादा जो आड़ू का एक मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा लगता है वो ये है कि इसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, यानी आपकी स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है। जिन लोगों को एंटी रिंकल्स क्रीम्स और ये चीज़ें चाहिए होती हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर हम बात कर रहे हैं आड़ू की, तो आड़ू को हम जो है पेस्ट बनाकर अपने फेस पे स्क्रब की तरह या मास्क की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रा तरीका बता दें, तो क्योंकि आजकल आड़ू सीज़न में भी है, घरों में होता भी है, तो क्या उसको उसका मतलब कुछ होता है ना कि कुछ ख़राब हो रहा है, या ये जो उसको कहते हैं गलने वाला है बिल्कुल, और नहीं उसको खाने का दिल चाह रहा होता, तो उसको फेंकें क्यों हम? हाँ, पहले बॉडी के स्क्रब का बता अव्वल तो उसके बीज को आप ज़मीन में लगा दें। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब इस तरह जो जैसे आड़ू का बीज तो नहीं यूज़ होता ना, बिल्कुल नहीं यूज़ होता, तो उसके बीज को आप यूज़, वैसे एक्चुअली उसके बीज से आप स्क्रब भी बना सकते हैं। स्क्रब जो है वो उसका बड़ा अच्छा जो पीच का आप अभी बताएंगी, अगर आपने उसको स्क्रब उसी जो अभी आप जो भी बताएंगी रेसिपी, उसको आपके अगर पीच के बीज को आप ड्राई कर लें, जब वो अच्छी तरह से सूख जाता है, इसी तरह इसको आप ग्राइंड करें और उसको इतना को ग्राइंड करें कि छोटे छोटे इसके अंदर ज़र्रे रह जाएँ, तो उसके बीज
और जो भी आप अभी बताएंगे तरीका, उसको जब आप कंबाइन करेंगे और हल्का हल्का उसको यूज़ करेंगे तो आपकी डेड स्किन को माइक्रोडर्माब्रेशन हो जाएगी आपकी। बिल्कुल, और अच्छा महंगे से महंगे ट्रीटमेंट से ये बेहतर है। आपने आड़ू जो है, अगर तो आप बॉडी के लिए ले रहे हो, जैसे मैंने पहले दानों और उनकी बात की है, तो आड़ू को ग्राइंड करके उसके अंदर थोड़े से नीम के पत्ते भी ग्राइंड कर लें, बॉडी पे उसको लगाएं। आपकी जितनी एक्नी फ्यू ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल भी डाल दें। हाँ, जितनी एक्नी है और जितना आपका जो एक वो कह रहे होते हैं ना मादे बन रहे हैं बॉडी पे, वो सारे साफ हो जाते हैं, बिल्कुल आपकी बॉडी जो है वो ठीक हो जाती है। लेकिन अब फेस और नेक पे ऑफ कोर्स आप जो है वो उस तरह से नहीं इस्तेमाल करेंगे। नहीं, इसी की मैं बात करी हूँ, ये जो आपने बॉडी के लिए बताया ना, इसी के अंदर अगर आप वो थोड़े से बीज को ग्राइंड करके 1-2 को डाल देते हैं तो वो अच्छा स्क्रब बन जाएगा बॉडी के लिए। फेस एंड नेक पे ना यूज करें, वो थोड़ा हार्श हो जाता है। और ऑब्वियसली अगर हम उसमें नीम के पत्ते और थोड़ा सा टी ट्री ऑयल भी डाल रहे हैं तो नॉट ऑन द फेस एंड नेक, अनलेस आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, फिर उसके लिए एक डिफरेंट, बिल्कुल उसका तो कॉस्ट एक डिफरेंट मास्क होगा। अच्छा, पीच स्मूदी मैंने एक दफ़ा अपनी एक दोस्त पी रही थी, तो मैंने कहा ये क्या तुम पी रहे हो, उसका फ़नी सा कलर था तो मुझे समझ नहीं आई। तो उसने कहा ये मेरी पीच स्मूदी है। मैंने कहा ये तो थोड़ी ब्राउन सी भी इसके अंदर कलर आ रहा है। कहती है असल में मैं इसमें आड़ू डालती हूँ, मैं 2 खजूर डालती हूँ, दही डालती हूँ, ग्रीक योगर्ट जो होता है, जो घर का बना हुआ दही होता है, और उसके अंदर मैं 6-7 बादाम डाल देती हूँ और मैं इसको ग्राइंड कर देती हूँ, तो ये मेरा नाश्ता होता है। अच्छा, अब इस नाश्ते में एक बड़ी मज़े की बात है जो हमने नोटिस, अब इसी में अगर हम अलसी डाल दें या चिया सीड्स भी डाल दें तो और हेल्दी हो जाएगा। बिल्कुल। अब जो खजूर है वो भी हमारा खून बनाने में और एनीमिया से हमें बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और आड़ू के भी ये फ़ायदे हैं कि वो आपकी बॉडी में जो खून की प्रोडक्शन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। जब आप कहते हो कि आड़ू और खजूर दोनों आपस में मिलते हैं तो वो आपके ब्लड की प्योरिफिकेशन और प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना सोचती, उसने उस बेचारी ने इतना सोचा होगा, वो तो बस ये मीठा करने के लिए। मैंने कहा हाउ कम, मैंने कहा व्हाई यू पुटिंग खजूर विद दैट, कहती चूंकि मीठा हो जाता है और फिर मैं चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती ना। एंड शी सेड वो भी आ जाता है ये, मतलब, एंड आई वाज वेरी सॉर्ट ऑफ टेकन अबैक। मैंने कहा ये इतनी हैवी सी चीज़, कहती है सुबह ये मैं पी लेती हूँ ना, फिर मुझे 2 बजे तक दोपहर को भूख नहीं लगती और इतना तो कहती है, और दोपहर को फिर मैं आराम से जो है वो अगर मतलब कुछ प्रोटीन टाइप इस टाइप का ज़्यादा चीज़ खा भी लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह जो है वो फ्रूट वूट ये चीज़ ले ली होती है। तो मैं, माई पॉइंट इज, देखें जो चीज़ जिसके लिए वर्क करती है, हर बंदे का बजट मुख्तलिफ होता है, हर बंदे की सिचुएशन फ़र्क होती है, लेकिन जो सीजनल फ्रूट होते हैं जो 200, 250, 300 रुपए किलो के आपको मिल जाते हैं, अगर आप उनको लेके घर वालों को एटलीस्ट वंस अ डे फल खिला दें, एटलीस्ट वंस अ डे। यस। अच्छा, एक मसला ये भी आता है कि जो घर वाले हैं ना, वो भी नहीं चाह रहे होते कि हम उस फ्रूट को इस्तेमाल करें। वो भी चाह रहे होते हैं कि वो जो 200-250 है ना, वो भी हम कोई बाहर से फास्ट फूड ऑर्डर करने में, आइसक्रीम करने में इस्तेमाल कर दें। क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने तो कहते सुना है मीठा मेरा बहुत पसंद है, मीठा मेरा बहुत फेवरेट है। अच्छा जी, मीठे में क्या खाते हैं? आप यकीन करें आज तक मुझे कभी किसी ने ये जवाब नहीं दिया कि मीठे में मुझे खजूर पसंद है, मीठे में मुझे फल पसंद है। मीठे में ऑलवेज आंसर्स आ रहे होते हैं बेकरी आइटम्स के, बेकरी आइटम्स और दूसरी चीज़ें, हर चीज़। भाई घरों में इंस्टेड के फ्रूट का सैलेड बना दें। माँ बाप क्या करते हैं, जेली का पैकेट बना लिया, कस्टर्ड का पैकेट बना लिया, उसको मिक्स करके बच्चों को दे दिया, जेली कस्टर्ड की कॉम्बिनेशन। वो भाई चलें, जेली और कस्टर्ड, हम लोग जब छोटे होते थे तो जेली इतनी सी होती थी और उसके अंदर बहुत से फल डाल के ना उसको मामा सेट कर दिया करती थी और फिर वो हम खाते थे। तो उसमें हमारा फल भी हो जाता था साथ में, उसमें केले काट देती थी, सेब काट देती थी, थोड़ी नाशपाती, और स्ट्रॉबेरी वाली जेली के अंदर बना के देती थी। वो मज़ा ही बहुत आता है उसका खाने का। एक तो फ्रूट्स चले गए, दूसरा आपके दूध चला गया आपकी बॉडी में, और दूसरा बच्चे को पता भी नहीं चला कि उसने क्या खा लिया। बट ऑब्वियसली कॉन्शियसली फ्रूट खाएंगे, दैट्स बेटर। सो अल्टीमेटली आप व्यूअर्स को पैगाम क्या देना चाहेंगे? अगर हम पीच के बेनिफिट्स को एक दफ़ा कवर कर लें व्यूअर्स, तो आपकी आंखों के लिए बाय द वे ऑल्सो विटामिन के, अच्छा, देन आपके वेट को मेंटेन करने के लिए भी, जिस तरह मैं कहती हूँ कि सेब और सेब, आड़ू और उसके साथ आड़ू, अमरूद, ये 3, सेब, आड़ू और अमरूद, ये तीनों जो हैं, अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हैं तो ये फल आपके लिए बेहतर हैं साथ कंज्यूम करना। स्किन के लिए अच्छा है, कैंसर प्रिवेंट करता है, दिल की बीमारियों से बचाता है, गुर्दे और अनीमिया के पेशेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। पीच कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, बल्कि कुछ स्टडीज़ ने तो ये भी प्रूव किया कि कोलेस्ट्रॉल को लोअर भी करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, और ज़ाहिर ही आपकी डाइजेशन निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। एंड में आप क्या कहेंगी? पैगाम में यही देना चाहूँगी कि अपने फ्रूट्स जो हैं उनको पता रख के खाया करें कि हम क्या खा रहे हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं और कितना हमने इसको कंज्यूम करना है और ले के हमारी बॉडी को क्या फ़ायदे हो रहे हैं।
बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो हम खाना नहीं चाहते, लेकिन जब हमें उनके फ़ायदों का पता चलता है तो हम उन्हें ज़रूर खा लेते हैं। जैसे कि मैंने खुबानी और आलू बुखारा खाना शुरू कर दिया और अब मैं जामुन भी खाऊंगी जितने और दिन वो है मार्केट में बिल्कुल। अवेलेबल। एंड ऑफ कोर्स आड़ू तो मोस्ट फेवरेट करेंगे बिल्कुल हम। भी मेरा मोस्ट फेवरेट नहीं है, मोस्ट लेकिन फेवरेट करेंगे हम। फेवरेट करने की कोशिश करेंगे बार बार अपने आप को कह के। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू। व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं आज 6 मुहर्रम उल हराम है, तो आज के दिन की मुनासबत से हम अपनी गुफ्तगू को शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। आया ना होगा इस तरह।
ने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। जज़ाकल्लाह। इमाम हसन और इमाम हुसैन उन 5 हस्तियों में शामिल हैं जिनको चादर के नीचे लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, इनको हर नापाकी से दूर रख। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन व हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। आपने एक और जगह फरमाया, जो मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं उनसे अल्लाह ताला भी मोहब्बत करते हैं। जो हसन और हुसैन से दुश्मनी रखता है अल्लाह उससे दुश्मनी रखता है, और जो इनका दोस्त है वो अल्लाह का दोस्त है। व्यूअर्स, आज 6 मुहर्रमुल हराम है और आज का हमारा टॉपिक है सीरत इमाम हसन और सीरत इमाम हुसैन। हमें आज गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन किया है रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, दोनों ही बहुत प्यारे हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की फ़ैमिली का बहुत अहम हिस्सा हैं। मौलाना इमरान बशीर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। और हमें ज्वाइन किया है अलामा मोहम्मद उसैदुर्रहमान सईद ने। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब। एंड ऑफ कोर्स बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश किया मेरी छोटी बहन, मेरी बहुत ही लाडली शबाना अब्बास ने। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया आपका भी। इमरान भाई, गुफ्तगू आपसे शुरू करते हैं। इमाम हसन की मुबारक शख्सियत का अगर आप तारुफ़ कराएं, अगर आप दोनों भाई उनका तारुफ़ कराएं तो क्या ही बात हो। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़द क़ाल नबी अलैहि सलातु व सलाम, अद्दिबू औलादकुम सलासा ख़िसाल, हुब्ब नबिय्यिकुम व हुब्ब अहलि बैतिही व तिलावतुल क़ुरआन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम नस्लों को दुनिया आखिरत की भलाइयाँ, खैरें, बरकतें देना चाहते हो तो इससे बढ़कर कोई तोहफ़ा नहीं कि तुम इनको 3 तोहफ़े दे दो, 3 चीज़ों के साथ इनको जोड़ दो। आक़ा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के साथ, हुजूर के मुबारक घराने के साथ, अहले बैत अतहार के साथ, और तीसरे नंबर पे फरमाया व तिलावतुल क़ुरआन, कुरान की तालीमात के साथ। जिसको शायर ने हज़रत इमाम हुसैन की शान में यूँ कहा, पढ़ो हर दम दुरूद उन पर, पढ़ो हर दम दुरूद उन पर, लियाकत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो, सर सजदे में रख कर हुसैन ने यूँ सुनाया कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। बेशक, सुभान अल्लाह। ये दोनों भाइयों की जो जोड़ी है, आका अलैहिस्सलाम ने दोनों के मुतालिक फरमाया, सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नतिल हसन वल हुसैन, पूरी कायनात के नौजवानों के सरदार मेरे दोनों शहज़ादे हसन और हुसैन हैं। जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो 2 तरह की रिवायात मिलती हैं। एक में ये मिलता है कि हसन का नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमज़ा नाम रखा, आका अलैहिस्सलाम और हज़रत अली दोनों के चचा हज़रत हमज़ा की निस्बत से। दूसरे बेटे पैदा हुए तो उनका नाम जाफ़र रखा,
इन बच्चों के चचा के नाम के साथ, अपने भाई जाफ़र तैयार। आका अलैहिस्सलाम ने जब दोनों मर्तबा नाम सुना तो दोनों मर्तबा फरमाया कि नहीं, इनका नाम हसन रखो, इनका नाम हुसैन रखो, और ये मुझे इन्नी उमिरतु अन उगय्यिरा इस्म हाज़ैन, मुझे आसमानों से हुक्म आया है कि इनका नाम बदलूं। इसमें एक नुक्ते की बात ये दे आज दी से गई। पहले किसी का नाम जी हसन आज से हुसैन पहले था। ये उस वक्त से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे पहले ना मोहम्मद नाम किसी का रखा गया और ना ही हसन और हुसैन रखा गया, और ये आसमानों में जन्नतों में अल्लाह ने भी वहाँ पर भी इनको छुपा के रखा। जब ये दुनिया में तशरीफ़ लाए ना वहाँ किसी का रखा नाम, जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इनका नाम ये रखा गया और फरमाया कि मुझे हुक्म है कि इनका नाम तब्दील करो। इसमें एक नुक्ते की बात है, और नुक्ते की बात यह है कि इनके तशरीफ़ लाते ही ज़मीनी निज़ाम को जो चल रहा है उसको ख़त्म करके आसमानी निज़ाम बराह रास्त हरकत में आता है, और हत्ता कि इनके नामों के लिए भी आसमानी निज़ाम हरकत में आ रहा है कि इनका नाम जो रखा जाएगा वो ये रखा जाएगा, रूटीन वाला नाम नहीं रखा जाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी कभी अज़ान और इक़ामत नहीं पढ़ी। इन दोनों शहज़ादों के मौके पे अल्लाह के महबूब ने ख़ुद अज़ान पढ़ी, ख़ुद इक़ामत पढ़ी, सुभान अल्लाह। और इनके मुबारक मुंह के अंदर जो बच्चे को गुट्टी दी जाती है, अल्लाह के महबूब ने अपना लुआब दहन शहद के साथ मिलाकर इनको अता फ़रमाया। और इतना प्यार था इन शहज़ादों के साथ, इतना प्यार था इन शहज़ादों के साथ कि एक मरतबा पूरी इंसानियत को मुखातब करके फ़रमाया, खाली मुसलमानों को नहीं, या अय्युहन्नास, ए कायनात के तमाम इंसानों, अला उख़बिरुकुम बिख़ैरिन्नासी अबौ व उम्मा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी जोड़ी का तारुफ़ करवाने वाला हूँ कि इन जैसा मामा बाबा किसी के पास नहीं। बेशक। अला उख़बिरुकुम बिख़ैरिन्नासी जद्दौ व जिद्दा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी जोड़ी का तारुफ़ ना करवाऊँ कि उन जैसा नाना और नानी किसी के पास नहीं। बेशक। अला उख़बिरुकुम बिख़ैरिन्नासी खालौ व खाला, आज मैं तुम्हें ऐसी जोड़ी का तारुफ़ ना कराऊँ कि उन जैसी खाला और उन जैसा मामू किसी के पास नहीं। बेशक। अला उख़बिरुकुम बिख़ैरिन्नासी अम्मा व अम्मा, आज मैं तुम्हें ऐसी जोड़ी का तारुफ़ ना कराऊँ कि इन जैसा चचा और फूफी किसी के पास नहीं। और आखिर में फरमाया हुमल हसन वल हुसैन, वो कायनात का सबसे खूबसूरत जोड़ा हसनैन करीमैन का है, और जितने भी रिश्ते गिनवाए सब के बारे में फरमाया ये सब जन्नती और ये भी जन्नती, और जो इनसे दिली तौर पर प्यार करेगा वो भी जन्नती। ये इनका मुख्तसर सा तारुफ़ है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पहला खुतबा देने के लिए आपके विसाल के बाद बैठे तो देख रहे हैं यूँ ना, जैसे मजमे में किसी चीज़ को बंदा तलाश करता है तो यूँ देख रहे हैं। तो साहबा ने पूछा, हज़रत क्या तलाश कर रहे हैं? तो मैं हसनैन करीमैन किधर हैं, बुलाया जाए उनको। जब बुलाया गया उस वक़्त तक खुतबा शुरू नहीं किया जब तक हसनैन करीमैन तशरीफ़ नहीं लाए। छोटे बच्चे हैं, और जब आए एक को दाएं बिठाया, एक को बाएं बिठाया, और लोगों से कहा कि लोगों बात मेरी सुनोगे तुम, ज़ियारत इन शहज़ादों की करो। सुभान अल्लाह। जी अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों नवासे हज़रत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हवाले से आज की ये जो हमारा प्रोग्राम है, यकीनन बहुत सारी बातें हो चुकी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम रखे, उन्हें घुट्टी दी, उनके कानों में अज़ान पड़ी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अक़ीक़े फ़रमाए और उनके साथ मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दिया, उनसे दोस्ती और दुश्मनी को अपने साथ दोस्ती और दुश्मनी करार दिया। बहुत सी रिवायात हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हज़रत हुज़ैफ़ा से है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद से, और बहुत सारे सहाबा से हैं। कहीं ये आता है कि किसी सहाबी ने देखा कि चद्दर में हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये मेरे दुनिया के फूल हैं। किसी सहाबी ने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट के ऊपर बैठ के खेल रहे हैं, तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गोद के अंदर बिठाते हैं, कभी उनके यानी माथे के ऊपर बोसा देते हैं, कभी उनके सर के ऊपर शफ़क़त का हाथ फेरते हैं। अल्लाह साहब हमेशा ये सोचते हैं कि खुशकिस्मती का यानी लेवल देखें, ये आलम देखें।
यानी देखें कि जो लोग दीदार करने को यानी तरसते थे उस हस्ती के कंधों पर आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरी मुबारक पे बैठे, पूरी क्या बात उम्मत जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत अकीदत का इजहार करके रश करती है, तो उनकी अज़मत और शान और मनक़बत क्या हो सकती है कि हजूर जिनसे मोहब्बत कर रहे हैं और उनकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दे रहे हैं। और दोनों के हवाले से दो जुमले हैं, एक तो ये कहा कि अल्लाह तो उनसे प्यार कर, यानी ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में एक दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ तो इनसे प्यार कर। और बहुत सारी रिवायत में आता है कि हजूर ख़बर दे रहे हैं कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, अल्लाह इनसे प्यार करते हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ, अल्लाह इनसे मोहब्बत करते हैं। और ये भी मैसेज और पैगाम दे दिया कि जो इनसे मोहब्बत करेंगे अल्लाह उनसे मोहब्बत करेंगे। उनका बचपन, यकीन कीजिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी तरबियत फरमाई हो, जिनकी परवरिश, अब दोनों चीज़ें हैं, कहीं पे बाज़ लोगों की परवरिश होती है, कहीं के पे तरबियत होती है। इनकी परवरिश भी हो रही है और तरबियत भी हो रही है, इन्हें सिखाया भी जा रहा है, इन्हें समझाया भी जा रहा है, इन्हें सिखाया भी जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक दावत पे जा रहे थे कि रास्ते में देखा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हज़रत हसन और हुसैन दोनों खेल रहे हैं। तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही रुक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन को पकड़ा और इस तरह ठोड़ी के ऊपर एक हाथ रखा और जो दूसरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक था आपने इधर रखा सर के पीछे गर्दन पे और मुंह के साथ मुंह लगा के बोसे दिए। यानी ये जो मोहब्बत और प्यार थी। क्यों हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि जब भी मैं सैयदना हसन को देखता हूँ मेरी आंखों में बेइख्तियार हज़रत हसन को देखकर हुसैन को देखो मेरी आंखों में आंसू जारी होते हैं। क्यों? फरमाया कि मुझे वो वक्त याद आता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बोसे दिया करते थे और मैंने बारहा देखा कि आप नमाज सजदे में जाते, हसन हुसैन आके ऊपर लिपट जाते, बैठ जाते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो हाथ मुबारक जो ज़मीन पर रखे हो वहाँ से उठा कर उनको पकड़ लेते और जब सजदे से उठते सलाम फेरते तो गोद में बिठा के दोनों को बोसे देते, प्यार करते और दुआएं करते कर देते थे कि बच्चे तंग ना। जी क्या बात। और मुझे वो वक्त भी याद है हदीस मुबारक में कि जब दो रिवायतें, एक तो रिवायत में अंसारी लोगों के मजमे से हजूर गुजरे तो किसी अंसारी ने कहा और दूसरी रिवायत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर ने जब देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शाना मुबारक कंधे थे दोनों पे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों जो बैठे हुए हैं, तो हज़रत उमर ने जब ये नज़र देखी तो हज़रत उमर को रश्क आ गया, काबिल रश्क निगाह से कहा क्या सवारी है, क्या सवारी है। तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं लम्हात में कहा उमर सवारी अच्छी है, सवार भी तो अच्छे हैं। यानी इनकी अजमत और शान और मुकाम देखें कि किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायात में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर से निकले और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से गुजर रहे हैं, रोने की आवाज़ आई। फरमाया हुसैन क्यों रो रहे हैं, इनके रोने से मुझे तकलीफ़ होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले गए, हुसैन को पकड़ लिया, उन्हें बोसे दिए। यानी कि जिनको अपनी ज़ुबान चुसवाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक रिवायत में आता है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, किस जगह पे ठहरे हुए थे, तो दोनों बच्चों के रोने की आवाज़ आई। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों बच्चों को बुलाया, अपनी गोद में बिठाया और अपनी ज़ुबान चुसवाई। और रिवायत में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये होता, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद में आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए, मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे कबीला बनु कैनका में ले गए। जब कबीला बनु कैनका में वापस आए तो आपने फरमाया मेरा नन्ना किधर है, मेरा नन्ना किधर है, आवाज़ दी मेरा नन्ना किधर है। तो कहते मैंने देखा कि हसन भागते हुए आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया, उन्हें चूमना शुरू कर दिया, उन्हें बोसे देने शुरू कर दिए और फरमाया मैं क्यों ना इनसे प्यार करूं, ये मेरे दुनिया के फूल है। और फिर उन्हें सूंघना शुरू कर दिया, उन्हें सूंघ रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहब, जहाँ पे दिल को ठंडक मिलती है और खुशी मिलती है ये बातें सुन के, करबला का सोच के इंसान की रूह कांप जाती है। कहाँ ये मोहब्बत और ये प्यार, और कहाँ देखें हुजूर नबी करबला का ये जो दिन गुजर रहे हैं, देखें ये बड़े भारी गुजरते हैं हम सब पे। कीजिए जब ये अय्याम आते हैं और वो जो मंजर जब सामने आता है कि एक तरफ तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसे दे रहे हैं और एक रिवायत में यूँ आता, हज़रत अबू हुरैरा ने एक दिन हज़रत हसन से कहा कि थोड़ा सा ज़रा कपड़ा उठाइए। कहा क्यों?
कहा मैंने पेट पे बोसा देना है कि मैंने इन नज़रों से देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो हसन के पेट पे बोसा दे रहे थे, इसी हसन को जहर दिया गया। और ये हुसैन है कि जिनकी गर्दन पे बोसे लिए उम्मत ने उस गर्दन को काट दिया। ये वो जालिम, यकीन कीजिए मैं तो इनको हजूर का उम्मती कतन भी कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तो उनकी निस्बत, जब ये लफ्ज़ होता है लोग बोलते हैं ना कि उम्मत ने, मैं तो कहता हूँ ख़बरदार ये लफ्ज़ ना कहो। वो कतन भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुजूर का उम्मती हो, हुजूर से मोहब्बत अक़ीदत का दम बनने वाला हो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नवासे, वो शहज़ादे जिनके बारे में हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, जब मैंने देखा ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने चद्दर में लिया हुआ है तो चद्दर हटाई तो आपने फरमाया उसामा ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, अंदाज़ा लगाएं मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। और फरमाया कि एक फरिश्ता मेरे पास आया, और उस बेटी के बेटे जी, हैं जिनसे और फरमाया कितना, जी, फरमाया फरिश्ता आया मेरे पास, वो कभी पहले नहीं आया था, और उस फरिश्ते ने आके कहा, मुझे खबर दी, उस फरिश्ते ने आके मुझे उसामा खबर दी, फरमाया कि आपको खबर है कि आपकी बेटी फातिमा ख़वातीन जन्नत की सरदार हैं, और आपके ये जो हसन हुसैन जो आपने अपनी गोद में छुपाए हुए हैं, ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। ये खबर दी गई। तो इतनी अजमत, इतना शान, इतना मुकाम उनका अल्लाह ताला की बारगाह में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हर उम्मती की नज़र में आज भी उनके साथ मोहब्बत और अकीदत है। बेशक। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। ब्रेक से आते ही हम कलाम पेश करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मुईनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। अमन का महरुमा हबी, अमन का महरुमा हबी जो शाहों का है शाह भी, ऐसा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। करे जो कोई हमसरी किसी की क्या मिजाल है, जहाँ में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा हसन, न कोई दूसरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चिराग है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पसर, अमाम तीसरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मुईनुद्दीन
के दीन की पनाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं आज 6 मुहर्रमुल हराम है, हम बात कर रहे हैं सीरत इमाम हसन और सीरत इमाम हुसैन की। व्यूअर्स, छोटा मुँह बड़ी बात, हम कहाँ ऐसी अजीम हस्तियों की सीरतों को अच्छी तरह या मुकम्मल अंदाज में बयान कर सकते हैं, लेकिन एक कोशिश है, एक काविश है जो हम सब मिल के कर रहे हैं। मौलाना इमरान बशीर और अलामा मोहम्मद उसैदुर्रहमान सईद हमारे साथ हैं। जी इमरान भाई। यहाँ मैं 2 गुजारिशात अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहली गुजारिश कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अमलन करके दिखाया, बीबी फ़ातिमा ने, मौला अली ने, सब ने, कि बच्चों से कैसे प्यार किया जाता है, और उस अंदाज़ में प्यार किया कि कुछ लोग आके हैरान होकर पूछते थे अतुक़ब्बिलून सिबियानकुम, कि आप अपने बच्चों को चूम रहे हैं? तो आप फरमाते कि उस ज़माने में ये बात नॉर्मल और कॉमन नहीं होती थी। और जब चूमा और साथ सूंगा भी तो फरमाया चूमता इसलिए कि ये मेरी जान के टोटे हैं, सूंघता इसलिए कि इनसे जन्नत की खुशबू आती है। अब हज़रत फ़ातिमा ने अमलन क्या करके दिखाया, अपनी सास जिनका नाम भी फ़ातिमा बिनते असद है, फ़ातिमा की सास भी फ़ातिमा, उनकी ऐसी खिदमत की जैसे इंसान अपनी सगी माँ की खिदमत करता है। तो क़यामत तक आने वाली अपने चाहने वाली ख़वातीन को पैगाम दिया कि सास की ऐसे खिदमत करना जैसे माँ की। फिर अपने शौहर के साथ जो मामला किया वो भी मेरे आपके सामने है कि सारी ज़िंदगी कभी उनसे किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया। अब बच्चों को सब ने मिल के प्यार दिया। जितना हम बच्चों को प्यार देंगे, अदब देंगे, एहतराम देंगे, सारे सहाबा हुजूर के कदमों में बैठ रहे हैं, हसनैन करीमैन हुजूर के कंधों में बैठ रहे हैं, इतना प्यार दिया। और बाद में इन्होंने क्या किया, तरबियत हो रही है सारी ज़िंदगी। बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ज़िक्र किया है, ला तुसम्मिही बिस्मी वला तमशी अमामा वला तजलिस क़बला। 3 अदब हज़रत फ़ातिमा ने अपने दोनों बच्चों को सिखाए और करके दिखाए सारी ज़िंदगी, कि कभी अपने बाबा का नाम ना लेना। नंबर 2, कभी इनके आगे मत चलना। सारी ज़िंदगी हसनैन करीमैन अपने बाबा के आगे कभी नहीं चले, उनकी तरफ कभी कमर नहीं की, रात के वक्त हमेशा आगे चलते थे। और कभी इनसे पहले ना बैठना। अब इनकी मुबारक ज़िंदगी को उठा के देखा जाए, एक मरतबा हज़रत इमाम हसन के पास एक मजबूर शख्स आया और आके कहने लगा कि मेरे ऊपर कर्ज़ा है, फ़लाँ फ़लाँ मजबूरियाँ हैं। तो उन्होंने उनको 100 दीनार दिए। ये शख्स यहाँ से उठता है और हज़रत हुसैन के पास जाता है और जाके बताता है कि ये मामलात हैं। तो पूछा कि बड़े भाईजान के पास गए थे? कहा जी गया था। अब ये पूरी उम्मत के भाइयों को एक पैगाम बड़ा खूबसूरत अंदाज में दिया कि उन्होंने क्या मामला किया मेरे प्यारे बड़े भाईजान? उनका जी 100 दीनार दिए। तो इन्होंने भी 100 दीनार मंगवाए और उसमें से 1 दीनार बीच में से निकाल दिया और 99 दिए। तो खादिम ने बाद में पूछा ये क्यों किया? कि मैं भला अपने बड़े भाई के बराबर हो सकता हूँ। सुभान अल्लाह। ये अमलन अपने भाई का अदब और क़यामत तक आने वाले तमाम बहन भाइयों को ये एक सबक दिया कि अपने बड़े का अदब और मुकाम हमेशा अपने जहन में रखना। और ये तो था सके भाई, एक बड़े मियाँ वज़ू कर रहे हैं वो भी उसमें गलतियाँ, और नमाज़ पढ़ रहे हैं उसमें भी गलतियाँ। तो उनको ये नहीं कहा कि आप गलत वज़ू कर रहे हैं, आप गलत नमाज़ पढ़ रहे हैं, बल्कि कहा बड़े मियाँ हम दोनों भाई वज़ू करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, ज़रा देखिएगा, आप बड़े हैं और रहनुमाई फरमाइएगा कि हमारी क्या क्या गलती है। जब वज़ू किया और फिर नमाज़ पढ़ी तो बड़े मियाँ की आंखों में आंसू और रोते कहा कि बच्चों मेरा वज़ू गलत था, मेरी नमाज़ गलत थी, और आपका अंदाज़ इतना प्यारा कि मेरी रहनुमाई भी कर दी और मुझे बताया भी कि नहीं कि आप गलत हैं। आज हम बात बात पे ये जुमला बोलते हैं कि मैं सच बात कहता हूँ चाहे किसी को कड़वी लगे। इसलिए रिक्वेस्ट है कि इन हस्तियों की सीरत मुबारक से हम इन चीज़ों को सीख कर आज हमने ये नियत करनी है कि जैसे उन्होंने हर एक को मोहब्बत प्यार, दूसरों के गम को अपना गम समझा और दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझा, अल्लाह हमें भी इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। लामा साहब, वही वाली बात जो हम अभी ब्रेक में सब मिलके डिस्कस कर रहे थे कि नफ्सियात कहती है कि बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो भी बच्चे को बिगाड़ देती है, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की कि बहुत ज़्यादा प्यार किसी को नहीं बिगाड़ता,
अगर प्यार के साथ तरबियत ना की जाए तो वो बिगाड़ती है। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हम माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि हम बच्चों को बेलौस प्यार तो देते ही हैं, और वो तो दें या ना दें दिल में तो उनको करते ही हैं। ये माँ बाप की फितरत का हिस्सा है, नाना नानी, दादा दादी, मामू चाचे, ये सब लोगों की। लेकिन उसके साथ तरबियत का अंसर, और उस तरबियत को डांट टपट के, मार के, गलत ज़बान इस्तेमाल करके नहीं, मोहब्बत प्यार से, ऐसी मोहब्बत और प्यार से कि कल को अपने बुज़ुर्ग को भी अभी अगर कोई मशवरा या एडवाइस देनी हो तो इतनी खूबसूरत अंदाज में दे कि अगले को पता ही ना, महसूस भी ना हो। जी सर। मोहब्बत थी पैगंबर को हसनैन करीमैन से इस कदर, न कर तो शिकवा सादात का खुदा अपने से डर। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन दोनों हजरात से जो मोहब्बत है, मोहब्बत तो थी लेकिन तरबियत भी थी। हमारे यहाँ बच्चों की तरबियत नहीं हो रही, हम बच्चों को पाल रहे हैं लेकिन उन्हें सिखा कुछ नहीं रहे। जब ये बच्चे देखते होंगे कि माँ पानी का मशकीज़ा लेके आती है, बाप सारा दिन मेहनत और मजदूरी करके रिज़्क़ हलाल कमा के लेके आते हैं, दिन भर घोड़े की पुश्त पर जिहाद में मसरूफ़ रहते हैं और शब भर मुसल्ले की पुश्त पर रहते हैं, आंसू बहाते हैं, जब ये मंज़र देखा होगा इबादत का, अपने वालदैन की इबादत का, अपने नाना नानी की इबादत का, और ये सखावत का आलम है कि जनाब दरवाज़े के ऊपर कोई आके कहता है कि मैं यतीम हूँ, मैं असीर हूँ, मैं ग़ुलाम हूँ, मुझे दे दीजिए। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जब मिस्कीन को अपने सामने से उठा के दे रहे हैं, जब यतीम को यहाँ से उठा के दे रहे हैं, जब असीर को दे रहे हैं, तो फिर बच्चे सखी कैसे नहीं होंगे? यानी खुद 3 दिन भूखे, अंदाजा लगाएं फिर बच्चे सखी क्यों नहीं होंगे जब ये मंजर देखा होगा। और एक दिन गुजरे, एक जमात, अंसार की जमात से गुजरे, फुकरा गुरबा की एक जमात बैठी हुई है, तो उन्होंने देखा कि हसन पास से गुजरे, तो कहा हलुम्मा यब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी के बेटे आइए हमारे पास तशरीफ़ तो लाइए। तो बैठ गए दस्तरखान पे उनकी हौसला अफजाई के लिए और कहा अब मैंने आपके दस्तरखान के ऊपर बैठ के आपके साथ खाना खाया है, आओ मेरे साथ चलो, और शाम का खाना तुम लोगों ने मेरे साथ खाना है। जब उनकी इबादत जब देखी वालदैन की, जब सखावत देखी वालदैन की, जब वालदैन को उन्होंने देखा वो मुसलसल जिहाद में हैं, मुजाहिद हैं, तो ये चीज़ें बच्चों में तरबियत खुद ब खुद आ जाती है। बच्चे वालदैन जो कहते हैं वो नहीं करते, बच्चे वो करते हैं जो वालदैन को करते हुए देख रहे होते हैं। और यहाँ पर मैं हज़रत हसन का यकीनन हम एक ये ज़्यादती है कि हम सिर्फ उनको बचपन में बयान करते हैं और जाके शहादत पे उनकी हज़रत हसन की जो 47 साल जो हयात तय्यबा है, हज़रत हुसैन की जो 57 साल उनकी जो हयात तय्यबा, हम उनको बयान नहीं करते। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में, हज़रत अबू बकर के दौर में, हज़रत उमर की खिलाफत के दौर में, हज़रत उस्मान के दौर खिलाफत में वो मुसलसल जिहाद में रहे, जंगों में रहे, किताल में रहे। हम उनकी ये शाह सवारी, उनकी दिलेरी, उनकी बहादुरी, उनकी शुजात के तज़किरे ही नहीं करते, ये जुल्म करते हैं उनके साथ। और मैं यहाँ पे हज़रत हसन का आपको यकीनन ये सारी सिफ़ात उनके अंदर मौजूद थी। कुरान करीम के अमली मिसदाक थे, अमली तफसीर थे वो। हज़रत अली के दरबार में एक फ़ैसला आया, मुख्तसर में बात करता हूँ। हज़रत अली के दरबार में एक फ़ैसला आया। फ़ैसला ये आया कि एक कत्ल हुआ, एक बंदा आया, उसने इकबाल जुर्म कर लिया। जब उस बंदे ने इकबाल जुर्म किया तो उसको किसासन कत्ल करने का हुक्म दे दिया गया हज़रत अली की तरफ से। जैसे हुक्म दिया गया तो इसी दौरान एक और बंदा है, उसने इकबाल जुर्म किया, उसने कहा ये कत्ल मैंने किया है। हज़रत अली हैरान हुए कि ये क्या हुआ। वो उस बंदे ने इकबाल जुर्म किया, पहला बंदा, और ये दूसरा बंदा आके वही बात कह रहा है। जब ये बात कही तो उस पहले बंदे से कहा भाई तुम क्या कहते हो। उसने कहा जी कि असल में मैं किसाब हूँ, कसाई हूँ, मैंने बकरा ज़िबा किया, मैं वहाँ से उठा था कज़ाए हाजत के लिए, और वहाँ जब मैं उठ के देखा कि एक बंदा कत्ल हुआ तो मैं उसके पास खड़ा था, पुलिस ने आके मुझे गिरफ़्तार कर लिया, लोगों ने बहुत सारी शहादत दे दी। अब मैंने सोचा मैं कुछ भी कहूँ बच मैं सकता नहीं हूँ, इसलिए मैंने इकबाल जुर्म किया। हज़रत अली ने दूसरे बंदे से पूछा कि तूने क्यों इकबाल जुर्म किया। उसने कहा जी कि मैंने उसको कत्ल किया था माल के लिए, दौलत के लिए। जब मैंने कत्ल कर दिया, पुलिस आई, मैं छुप गया, तो इसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब जब मुझे पता चला कि इसको किसासन कत्ल किया जा रहा है तो मैं इसकी जान बचाने के लिए आ गया। वहाँ पे हज़रत हसन मुस्तबा रज़ी अल्लाह वो बैठे हुए थे। तो कहा अब्बा जी एक छोटी सी मेरी राय है। उन्होंने कहा बेटे आप क्या कहते हो। तो कहा कि ये इस बंदे को छोड़ दीजिए। कहा कैसे छोड़ दिया जाए, इसने कत्ल किया है। तो कहा कि इसने अगर एक बंदे को कत्ल किया है ना तो इसने एक बंदे को ज़िंदगी भी दे दी है, दूसरे को उसको कत्ल किया, इसको बचा दिया।
और कुरान के हज़रत हसन ने आयत पढ़ी, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने एक बंदे की जान बचाई पूरी इंसानियत की। अल्लामा इब्न क़य्यम ने इसको बयान किया और इस बंदे को छोड़ दिया गया और हज़रत अली ने बैतुल माल से उसका खून बहा दे दिया और इसको छोड़ दिया। ये था हज़रत हसन मुज्तबा की इज्तिहादी, उनकी इल्मी इस्लाहत, यानी कुरान के कितने बड़े आलिम थे कि वो कुरान से दलील दे के ये सारे का सारा जो फैसला, जैसे हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या, ऐसे ही हज़रत अली और हज़रत हसन का वाक़या है। तो हमें उनकी सीरत के इन पहलुओं को भी देखना चाहिए। बिल्कुल, हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में नज़र डालते हैं। जी बेटा, चिकन कोमल क्या फ्रेजी और साथ मैंने बॉइल्ड राइस बनाए हैं और दोनों रेडी हैं। दोनों चीज़ें तैयार। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। व्यूअर्स, हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी प्रोग्रामिंग आप तक पहुंचाएं जिससे ना सिर्फ आपको आपकी नॉलेज में इजाफा हो, लेकिन हम अपनी, चाहे हमारी कोई भी एज हो, तरबियत तो एक ऐसी चीज़ है और तालीम जो हमारी आखिरी सांस तक कंटिन्यू होती है। लोग हमेशा कहते हैं कि इल्म जो है इंसान अपनी आखिरी सांस तक हासिल करता रहता है, तो तरबियत भी तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी आखिरी सांस तक हासिल करनी चाहिए। इंसान अपनी आखिरी सांस पे भी अपनी इस्लाह कर ले तो उसको ना जाने कितना अजर मिलेगा। बेहतर है कि हम पॉजिटिविटी की तरफ ही अपने आप को ले जाने की कोशिश करें और सिर्फ मुहर्रमुल हराम या किसी ऐसे मौके या ओकेजन पे नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर लम्हे, हर स्टेप अपनी नॉलेज में इजाफा करने की कोशिश करें। जी इमरान भाई, आज के गुफ्तगू को क्लोज़ करते हुए, रैप अप करके आपके क्या फ़ाइनल वर्ड्स हैं? सैयद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आज आखिर में एक पैगाम जो मौला अली ने अपने बच्चों को मुखातब करते हुए और क़यामत तक आने वाले अपने तमाम अहले बैत अतहार को और मेरे आप जैसे आम मुसलमानों को जो पैगाम दिए, दो पैगाम, वो मैं पेश करना चाहूँगा। फरमाया हसन व या हुसैन व जमीआ वुल्दी व मम बलगहु बि किताबी, ए मेरे बच्चों और मेरे अहले बैत अतहार जो क़यामत तक आने वाले हैं, हमारे ख़ानदान से जुड़े हुए लोगों और जो हमारे से प्यार करने वाले हैं, मैं दो चीज़ों का तुम्हें हुक्म करता हूँ। अलैकुम बितक़वल्लाह, एक तो सारी ज़िंदगी अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना, और दूसरे नंबर पे फरमाया इन्ना सलाह ज़ातिल बैन, आपस की सुलह, आपस का जोड़, आपस की मोहब्बत अफ़ज़ल मिन आमतिस सलाति वस्सियाम वल हज, जितनी भी इबादात हैं इन सब से बढ़कर अल्लाह के यहाँ जिस अमल का रुतबा और मुकाम है वो आपस की सुलह, आपस का जोड़, आपस की मोहब्बत। और ख़ास तौर पे जब तक़वे का लफ्ज़ फरमाया तो हज़रत इमाम हसन हुसैन से पूछा गया कि सारे सहाबा ने हुजूर के कदमों में बैठकर तक़वा सीखा, आपने कंधों पर बैठकर, तो तक़वा है क्या? मैं तक़वा ये है कि तुम्हें अपनी खूबी नज़र ना आए, दूसरे की खामी नज़र ना आए। सुभान अल्लाह, क्या कहने। जी हज़रात हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जो हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत फ़रमाई, परवरिश फ़रमाई। इसी तरह हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन हैं, उनकी सोहबत में, अज़वाज मुतहरात की सोहबत में उन्होंने अपना वक्त गुजारा, वहाँ से बहुत कुछ सीखा। तो हमें उनकी ज़िंदगी से जो सबक मिलता है वो यही मिलता है कि उनकी जो इबादात हैं, उनके जो अखलाकियात हैं, कि वो किस किस अंदाज़ में लोगों के साथ सिला रहमी करते हैं, किस किस अंदाज़ में वो सखावत का इजहार करते हैं, कैसे वो कुरान की तालीमात और तबलीग है, जिहाद है, वो तमाम चीज़ें जो हैं हमें उनकी जो सीरत तय्यबा है, सबसे पहले उनको पढ़ने की ज़रूरत है। उनको हम पढ़ें, जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी कि उनकी सीरत तय्यबा है क्या। उनकी जो हयात तय्यबा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की रोशनी में, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम की रोशनी में, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊन की रोशनी में, उनकी जो ज़िंदगी है वो उम्मत के लिए मशअल राह है। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब हमें इल्म होगा, हमें पता होगा, हम पढ़ें, और जब हम पढ़ेंगे तो हमें फिर पता चलेगा कि उनकी इबादत क्या थी, उनकी सखावत क्या थी, उनकी शहादत क्या थी। तो ये सारी बातें हमें समझ में आएंगी। तो मैं समझता हूँ यही पैगाम है, उन्हें पढ़ें और पढ़कर उनकी ज़िंदगी से कुछ सीखें और इत्तिबा और इताअत रसूल के ऊपर हम आएँ। और व्यूअर्स, वही बात है कि एट द एंड ऑफ द डे, एक तो मौलाना इमरान बशीर का बहुत बहुत शुक्रिया और अलामा मोहम्मद उसैदुर रहमान सईद का भी बहुत बहुत शुक्रिया।
अब ये दोनों ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनकी बहुत सी आपको इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। आप इनका नाम डाल के लिखेंगे और साथ में टॉपिक डालेंगे तो बहुत से आपके पास टॉपिक्स आ जाएंगे। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो अलामा साहब बहुत से आर्टिकल्स भी लिखते हैं, कॉलम्स भी लिखते हैं और बहुत नॉलेज, बल्कि अभी मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की है ब्रेक में कि प्लीज़ मुझे, जो उन्होंने बड़े खूबसूरत कॉलम लिखे, मुझे भी व्हाट्सएप करें। तो ऑप्शंस बहुत से हैं व्यूअर्स। अगर नॉलेज हासिल करनी है, अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है, तो ऐसे अल्लाह ताला ने वसीले भी हमारे लिए क्रिएट किए हैं जो हम तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इतनी खूबसूरत बातें करते हैं, मुख्तसर बातें जो हैं आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, ताकि टू द पॉइंट आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाए। व्यूअर्स, नॉलेज इज़ पावर। जब आपके पास वो पावर आ जाएगा तो आपकी पर्सनैलिटी भी निखर जाएगी, आप इंसान भी बेहतर बनेंगे और लोगों के लिए आसानियों का बायस बनेंगे, तकलीफ़ों का नहीं। इसी नोट पे आज के शो को क्लोज़ करेंगे। शबाना अब्बास से रिक्वेस्ट करेंगे कि पेश करें मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ। मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ। मैं ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है ज़हरा बतूल का। मेरे मुँह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूँ तेरा झूम के। मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वही करबला। मेरी बात उनकी ही बात है, मेरे सामने वही ज़ात है, वही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाब सल्ले अला कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही जिनको नादे अली कहे, वही पुख्ता है। मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ। मुझे इश्क से वो समझती है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाहे ज़मन
से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम